everyone and welcome back to the channel. अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज चैप्टर में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एडजस्टमेंट फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स इंक्लूडेड इन इन्वेंटरी। सो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स क्या होते हैं और इनकी एडजस्टमेंट कैसे की जा रही है जब हम होल्डिंग कंपनी के अकाउंट्स बना रहे हैं। तो देखिए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या होता है, जैसे कि नाम से दिख रहा है, ऐसा प्रॉफिट जो अनरियलाइज्ड है, मतलब आपने एक्चुअल में इस प्रॉफिट को रियलाइज नहीं किया, एक्चुअल में आपने इस प्रॉफिट को कमाया नहीं है। बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलूंगी, ऐसा प्रॉफिट जो आपकी सिर्फ किताबों में दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में आपने वो प्रॉफिट कमाया कुछ भी नहीं है, फेक प्रॉफिट है एक तरह से। होल्डिंग और सब्सिडरी का इससे क्या रिलेशन है? हमारे पास दो कंपनीज होती हैं, होल्डिंग कंपनी एंड उसकी सब्सिडरी। तो हम एक बार बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक होल्डिंग कंपनी और एक सब्सिडरी कंपनी। अब देखा जाए तो ये दोनों कंपनीज एक ही हैं। सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के ही पार्ट के तौर पे काम करती है, इसी का एक्सटेंडेड पार्ट होता है ये। एक बार आप किसी की सब्सिडरी बन गए तो आप एक तरह से उसी कंपनी का हिस्सा हो। क्या हो अगर सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को कुछ गुड्स सेल करे, और क्या हो अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को कुछ गुड्स सेल करे? ये तो वैसे ही हो गया जैसे मैं मेरी ही एक कंपनी दूसरी कंपनी को सेल कर रही है, मतलब बेसिकली कंपनीज दोनों मेरी ही हैं पर मैं ही खुद को ही कोई गुड्स सेल कर रही हूँ और ऊपर से उनको मैं प्रॉफिट पे सेल कर दूं। जैसे मान लीजिए जो सब्सिडरी कंपनी है वो उसके पास 10,000 रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है और वो 10,000 रुपए का स्टॉक होल्डिंग कंपनी को 2,000 के प्रॉफिट के साथ, मतलब उसमें ऐड करके 12,000 रुपए में सेल कर देती है। अब इस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली बात तो ये दोनों एक ही कंपनीज है, एक तरह से देखा जाए तो एक ही कंपनी है, ठीक है, सब्सिडरी होल्डिंग का ही पार्ट है। आप खुद को ही कैसे गुड्स सेल कर रहे हो, दूसरी चीज आप प्रॉफिट पे सेल कर रहे हो। अब इसे हो क्या रहा है, सब्सिडरी कंपनी के पास से उसकी बैलेंस शीट में से 10,000 का स्टॉक खत्म, होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में यही स्टॉक 12,000 रुपए से शो होगा, ठीक है। 2,000 रुपए का प्रॉफिट सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स में शो होगा। ये जो प्रॉफिट है 2,000 का, ये कोई रियल प्रॉफिट नहीं है, ये बिल्कुल फेक प्रॉफिट है, क्योंकि एक्चुअल में आपने कोई प्रॉफिट कमाया ही नहीं है। आप खुद को ही 10,000 का स्टॉक जो आपका खुद का है वो खुद को ही 12,000 रुपए में बेच रहे हो। एक तरह से आपकी बुक्स में 2,000 रुपए का प्रॉफिट शो हो रहा है पर एक्चुअल में आपने ये प्रॉफिट कमाया ही नहीं है, रियलाइज ही नहीं किया। तो इस प्रॉफिट को हम कहते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स, ठीक है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है तो ये रियलाइज भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कब रियलाइज होगा? मान लीजिए सिचुएशन में होल्डिंग कंपनी किसी दूसरी कंपनी को, जो ऑब्वियसली इनके ग्रुप का पार्ट नहीं है, उसको ये गुड्स 12,000 में सेल कर देती है। इस केस में ये प्रॉफिट रियलाइज हो जाएगा क्योंकि अब आपने एक्चुअल में ये 2,000 रुपए कमाए हैं, आपके पास ये 2,000 का प्रॉफिट आया है, आपने रियलाइज किया है। तो इस सिचुएशन में ये रियलाइज होगा। अदरवाइज आपने खुद को ही 10,000 का माल 12,000 रुपए का दिखा के 2,000 का प्रॉफिट दिखा के बेच दिया। वो आपकी बुक्स में शो हो रहा है भले ही 2,000 का प्रॉफिट, और इनकी बुक्स में शो हो रहा है 12,000 रुपए का स्टॉक आ गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस ट्रांजैक्शन से असर क्या क्या हो रहा है, दो चीजों पे असर हो रहा है। पहली चीज प्रॉफिट्स और दूसरी चीज है स्टॉक। जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी, जब होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगी जिसमें सब्सिडरी और होल्डिंग दोनों की एसेट्स और लायबिलिटीज को आप कंसोलिडेट करके दिखाते हो, उस केस में क्या होगा, ये जो स्टॉक था 10,000 का, अगर ये चीज नहीं हुई होती, सब्सिडरी ने होल्डिंग को नहीं बेचा होता, दिखाया होता कि इन्होंने बेचा है ये 10,000 का गुड्स, तो क्या होता, उस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर ये स्टॉक 10,000 रुपए पे ही शो होता, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, ये स्टॉक 12,000 रुपए पे शो होगा, यानी 2,000 रुपए से इसकी जो वैल्यू है ये बढ़ गई, और वो 2,000 रुपए भी जो एक्चुअल में जो एक तरह से फेक है, ठीक है, फेक वैल्यू है ये, क्योंकि 2,000 का कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ है, इन्होंने अपना ही माल खुद को ले लिया और उसको 12,000 रुपए पे शो कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये 2,000 रुपए प्रॉफिट्स में भी ऐड हुए होंगे जब दोनों के प्रॉफिट्स आए होंगे साथ में, क्योंकि 2,000 का प्रॉफिट सब्सिडरी की बुक्स में तो दिख रहा है। अब दोनों अपनी बुक्स को जब कंसोलिडेट करेंगे और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी तो इन्फ्लेट हो जाएंगे प्रॉफिट्स और स्टॉक की वैल्यू। अब इस चीज को सुधारने का क्या तरीका है? सीधा सा तरीका है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 है आपका, AS 21। सिंपल चीज बोलता है वो, जितना भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, ध्यान रखिएगा,
अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जितना भी है आपका, टोटल वैल्यू इसकी फुल अमाउंट आप डिडक्ट कर दीजिए उन सभी चीजों में से जिसकी वजह जिनकी वैल्यू इसकी वजह से बढ़ गई है। दो ही चीजें हैं, प्रॉफिट्स एंड स्टॉक। सो इस केस में अगर हमारे पास 12,000 रुपए का प्रॉफिट है जो अनरियलाइज्ड है, प्रॉफिट्स में से जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो प्रॉफिट्स में से माइनस कर देंगे और स्टॉक की वैल्यू में से डिडक्ट कर देंगे। अब इनकी एक्चुअल वैल्यू आपके पास दिखाई देगी, ठीक है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो प्रॉफिट में हमारे पास 2,000 रुपए ऐड हो जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। ये वो 2,000 रुपए जो आपने एक्चुअल में कमाया ही नहीं है, फेक वैल्यू। स्टॉक की वैल्यू में 2,000 ऐड हो जाते, स्टॉक की वैल्यू 10,000 थी, 12,000 थी ही नहीं, आपने सिर्फ उनको इस तरीके से शो कर दिया अपनी बुक्स के अंदर, ठीक है। सो अब इसको ठीक करने का एक ही तरीका, प्रॉफिट में से डिडक्ट कर दीजिए, स्टॉक में से डिडक्ट कर दीजिए एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। एक और चीज भी बोलता है ये, क्योंकि आप यहाँ पे फुल अमाउंट डिडक्ट कर रहे हो तो आपको जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनके लिए अलग से इसकी कोई ट्रीटमेंट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आप फुल अमाउंट को डिडक्ट कर दीजिए प्रॉफिट्स में से एंड स्टॉक में से। नाउ सेकंड चीज, अगर इनमें से कोई प्रॉफिट रियलाइज हो जाए तो हम क्या करें, या पूरा का पूरा प्रॉफिट रियलाइज हो जाए तो हम क्या करें। तो जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ अनरियलाइज्ड पार्ट जो होता है इस प्रॉफिट का, या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है, सिर्फ उसे ही हम डिडक्ट करते हैं प्रॉफिट्स एंड स्टॉक में से जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं। इसीलिए अगर ये प्रॉफिट रियलाइज हो जाता है एक्चुअल में तो हमें कुछ भी डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। सो अगर होल्डिंग कंपनीज इन गुड्स को मान लीजिए 12,000 रुपए में बाहर बेच देती है और सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो एक्चुअल में रियलाइज कर लेती है, एक्चुअल में अर्न कर लेती है, तो उस केस में कोई अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं है, तो हमें बिल्कुल भी कुछ भी डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा प्रॉफिट आपने असलियत में कमा लिया, तो प्रॉफिट की वैल्यू आपकी वहां पे बढ़ के आई, ठीक है। नाउ दूसरी चीज, अगर इसमें से कुछ प्रॉफिट रियलाइज हो तो हम क्या करेंगे। अगर कुछ प्रॉफिट रियलाइज होता है तो बाकी का जो अनरियलाइज बच गया हम उसे डिडक्ट करेंगे प्रॉफिट्स में से एंड स्टॉक की वैल्यू में से। तो मान लीजिए होल्डिंग कंपनी इसमें से हाफ जो है ना उसको बेच के प्रॉफिट रियलाइज कर लेती है, हाफ नहीं बेच पाती, ठीक है। इस केस में क्या माना जाएगा कि होल्डिंग कंपनी ने हाफ प्रॉफिट को रियलाइज कर लिया है और हाफ अनरियलाइज रह गया है। सो 2,000 का हाफ अनरियलाइज रह गया है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें हम सिर्फ इसका हाफ यानी 1,000 रुपीज ही प्रॉफिट और स्टॉक की वैल्यू में से माइनस करेंगे, बाकी का हाफ नहीं करेंगे क्योंकि वो आपने एक्चुअल में रियलाइज कर लिया है। ये ट्रीटमेंट होती है आपकी अनरियलाइज प्रॉफिट्स की, इन केस कोई अनरियलाइज प्रॉफिट आपकी बैलेंस आपकी बुक्स के अंदर शो होता है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 16 है आपकी बुक में। तो ओके, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के आपको सारे की सारे बैलेंसेस दिए हुए हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, सरप्लस है, ट्रेड बैलेंस है, ओके ट्रेड पेबल सॉरी, तो फिक्स एसेट्स हैं, 75% शेयर्स आपने परचेज करे हैं, ठीक है, यानी बाकी का जो आपका रह गया 25% वो आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। करंट एसेट्स वगैरह सब दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कितना प्रॉफिट या रिजर्व या जो भी है हमारे पास बैलेंस, कितना वो प्री एक्विजिशन पीरियड से रिलेटेड है और कितना वो पोस्ट एक्विजिशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन के पीरियड को अच्छे से वो डिफाइन कर लेंगे। आपको बैलेंस शीट बनानी है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट 31 मार्च 2016 को बनानी है। क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो एक्विजिशन हुआ है वो 31 जुलाई 2015 को हुआ है। ओके, सो यहाँ पे जो हम ईयर की बात कर रहे हैं 31 मार्च 2016, फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा वो है 1 अप्रैल 2015 से लेकर और 31 मार्च 2016, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब हम करेंगे कितना टाइम पीरियड प्री एक्विजिशन का है और कितना पोस्ट एक्विजिशन का। जो एक्विजिशन हुआ है वो 31 जुलाई 2015 को हुआ है, यानी अप्रैल के बाद जो है ना बीच में कहीं पे 31 जुलाई को वो एक्विजिशन हुआ है। तो एक बार हम ऐसे लगा लेते हैं, मान लीजिए ये है, यहाँ पे एक्विजिशन हुआ है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में से भी कुछ पीरियड आपका प्री एक्विजिशन है और बाकी का पीरियड आपका पोस्ट एक्विजिशन है, ठीक है। सो अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स आपका यहाँ पे प्री एक्विजिशन के अंदर काउंट होगा
और 8 मंथ्स आपके पोस्ट एक्विजिशन के अंदर काउंट होंगे। 4:8 का यहाँ पे रेशो बनेगा करंट ईयर की जो आइटम्स आपको डिवाइड करनी है। और 1 अप्रैल 2015 से पहले का सारा पीरियड आपका प्री एक्विजिशन का है। एस लिमिटेड जो है उसने प्रॉफिट अर्न किया है 45,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। तो इन्होंने क्या किया है, जो करंट ईयर चल रहा है, करंट फाइनेंशियल ईयर, उसके एंड में इनको प्रॉफिट बताया हुआ है कि आपने 45,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो आपने करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर अर्न किया है। ओके, नाउ 1 जनवरी 2016 को अब ये यहाँ पे आपको वो अनरियलाइज प्रॉफिट वाले अमाउंट पता चलेगी, पर उस पर जाने से पहले हम एक बार ये चीज क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, कि कितनी अमाउंट आपकी प्री एक्विजिशन की और कितनी अमाउंट आपकी पोस्ट एक्विजिशन से रिलेटेड है। यहाँ पे जो आपको बैलेंस शीट दी गई है उसके अंदर आपको बता रखा है कि जनरल रिजर्व आपके 70,000 रुपीज है एस लिमिटेड के टोटल जनरल रिजर्व, ठीक है। और आई थिंक फुल जनरल रिजर्व जो है, क्योंकि आप एडजस्टमेंट में हमें कुछ नहीं बताया हुआ है कि जनरल रिजर्व्स आपने बाद में करंट फाइनेंशियल ईयर में आपने कुछ अर्न मतलब डाला है इसके अंदर रिजर्व के अंदर। तो ये जो फुल आपका जनरल रिजर्व है ये पूरा का पूरा आपका प्री एक्विजिशन पीरियड से रिलेटेड है। सो क्योंकि हमने करंट ईयर के अंदर सिर्फ 45,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया है करंट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। सो जो आपका प्री एक्विजिशन का पीरियड है जिसे हम कैपिटल प्रॉफिट निकालते समय यूज करते हैं, तो ये पूरा 70 जनरल रिजर्व का जो 70,000 का बैलेंस है ये पूरा का पूरा उस चीज से रिलेटेड है। और एंड में 31 मार्च को भी आपका फाइनल बैलेंस जो निकल के आ रहा है वो 70,000 आ रहा है, लेकिन करंट ईयर के दौरान हमने इस बैलेंस में कुछ भी चीज ऐड नहीं की है, इसलिए पूरी अमाउंट आपकी प्री एक्विजिशन की है। अगर कोई करंट ईयर में ऐड किया होता है इसके अंदर तो उसको फिर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्री एक्विजिशन का 4 मंथ्स का एंड 8 मंथ्स का। दूसरी चीज आती है हम सरप्लस के ऊपर, जो प्रॉफिट का बैलेंस है 55,000 आपका टोटल बैलेंस है 31 मार्च 2016 को आपको शो हो रहा है। ओके, 55,000 ये आपके हो गए सरप्लस। नाउ इस 55,000 में से 45,000 रुपीज आपने करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर अर्न किया है। तो 45,000 जनरल रिजर्व का कुछ नहीं है, 45,000 आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में अर्न किया है। इट मींस 1 अप्रैल 2015 से पहले का जो बैलेंस है आपका प्रॉफिट का वो था 10,000। तो 10,000 क्लियरली आपकी प्री एक्विजिशन का है, यानी कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा है। अब ये जो 45,000 है इसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट हो जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व, सॉरी कैपिटल प्रॉफिट, और सेकंड हो जाएगा आपका रेवेन्यू प्रॉफिट, बिकॉज 4 मंथ्स एंड 8 मंथ्स के रेशो में हम इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर में भी पहले 4 मंथ्स आपके प्री एक्विजिशन के हैं और बाकी के 8 मंथ्स जो नेक्स्ट 8 मंथ्स है वो आपके पोस्ट एक्विजिशन के हैं। सो इसका हम डिवाइड करेंगे रेशो, इसको 4:8 में जब हम डिवाइड करेंगे, सो रेवेन्यू प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आएगा आपका 30,000 रुपीज। ओके, और जो आपका कैपिटल प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आएगा, बाकी का बचा हुआ ऑब्वियसली 15,000 रुपीज। ये जो 15,000 है ये आपका कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा है। तो हमारा कैपिटल प्रॉफिट यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, इनको हम टोटल करेंगे, ये आएगा आपका 95,000। तो ये आपका कैपिटल प्रॉफिट है और ये आपका रेवेन्यू प्रॉफिट। अब क्या करना है हमें, अब हमें इन दोनों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि ऑब्वियसली होल्डिंग ने सब्सिडरी कंपनी के जो शेयर्स लिए हैं वो 75% लिए हैं। इट मींस माइनॉरिटी इंटरेस्ट है यहाँ पे, तो उनको भी हमें देना है। तो कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों का आपको माइनॉरिटी और जो आपकी होल्डिंग कंपनी है उनका शेयर हम अलग अलग कर लेंगे। सो ओके, डिवाइड करते हैं हम होल्डिंग कंपनी का एंड माइनॉरिटी का। यहां पे भी हम डिवाइड कर लेते हैं होल्डिंग एंड माइनॉरिटी। सो 95,000 रुपीज टोटल आपका कैपिटल प्रॉफिट है, इसका हम निकाल लेते हैं 75%, 71,250 ये हो गया आपका होल्डिंग कंपनी का हिस्सा, और बाकी का 25% हो जाएगा आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट 23,750 माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का हिस्सा। सेम चीज हम करेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट के साथ। सो 30,000, इसका 75% आपका हो जाएगा 22,500, ये आपके होल्डिंग कंपनी का हिस्सा है रेवेन्यू प्रॉफिट में, और बाकी का आपका 25% चला जाएगा 7,500 रुपीज माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास। ओके, अब एक चीज ये यहाँ पे डिवाइड हो गई है, तो हमारा एक काम कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे काम की तरफ, जो कि है
कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल निकालने की। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने कितना अमाउंट पे करा है सामने वाली सब्सिडरी जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे उनको। अमाउंट जो आपने पे करी है 75% शेयर्स लेने के लिए वो करी है 2,80,000 रुपीज। ओके, तो 2,80,000 लिख दिया हमने। अब हम देखेंगे कि हमें क्या क्या मिला है, मतलब होल्डिंग कंपनी को क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले तो उन्हें मिली है शेयर कैपिटल, शेयर मिले हैं उनको, ठीक है। तो उन शेयर्स की जो वैल्यू है 75% जो हमें निकालनी है, तो 2 लाख रुपीस के शेयर्स मिले हैं आपको, इसका 75% हिस्सा मिला है, तो इसका 75% हो जाएगा आपका 1,50,000 रुपीज प्लस कैपिटल प्रॉफिट। आपको जनरल रिजर्व मिला है, आपको सरप्लस में हिस्सा मिला है, वो हम कैपिटल प्रॉफिट के रूप में हम निकाल ही चुके हैं। होल्डिंग का हिस्सा है 71,250 रुपीज, तो हम उसको इसमें ऐड कर देंगे। ये आपका टोटल हो जाएगा 2,21,250। इट मीन्स एक तरह से अगर मैं बात कहूं तो आपने 2,21,250 रुपए की चीज 2,80,000 रुपए में खरीदी है। तो जो आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए वो किस चीज के दिए हैं? ऑब्वियसली वो आपने दिए हैं गुडविल के, ठीक है। तो गुडविल यहाँ पे आ जाएगी हमारी 58,750। एक और चीज हमारी निकल गई जो हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर दिखानी है। अब बात आती है माइनॉरिटी इंटरेस्ट की। सो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का भी उन्हीं सब चीजों के ऊपर हिस्सा होता है, शेयर्स के ऊपर हिस्सा होता है, रिजर्व्स के ऊपर होता है, सरप्लस के ऊपर होता है, कोई अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस वगैरह होता है तो वो भी उनको उसमें अपना हिस्सा उनको कवर करना पड़ता। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं। फर्स्ट हम क्या करें, शेयर कैपिटल पे इनका 25% का जो हिस्सा है 50,000 वो तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, या तो हम रिजर्व में 25%, प्रॉफिट में 25% अलग से निकाले टोटल प्रॉफिट और टोटल रिजर्व में, या फिर हम दूसरा तरीका अपना सकते हैं, कैपिटल प्रॉफिट में इनका जो हिस्सा है और रेवेन्यू प्रॉफिट में इनका जो हिस्सा है, क्योंकि हम सारी चीजें वहां पे कैलकुलेट कर ही चुके हैं, वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर इनका हिस्सा है 23,750 एंड 7,500। इसको हम कर लेते हैं टोटल। ओके, ये हमें मिल जाते हैं 81,250। तो यहाँ पे हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हो गया। तो सब चीजें हम कैलकुलेट कर चुके हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, गुडविल, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, हर चीज। होल्डिंग कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट जो है ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, और इस ये जो प्रॉफिट है वहां पे इनका जो ऑलरेडी प्रॉफिट है 90,000 है आई गेस, या 90,000 उसमें ऐड हो जाएगा, और इस प्रॉफिट में से आप लेस करोगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की वैल्यू। ओके, अब वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमें निकालना है, तो देखिए उसको कैसे निकालेंगे। जनवरी 2016 को सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को 15,000 रुपए के गुड्स सेल करे हैं 20,000 में। तो बेसिकली आपने कुछ एक्चुअल में सेल नहीं किया है, बस आपने अपनी बुक्स के अंदर ये ट्रांजेक्शन दिखाई है, 15,000 के 20,000 में सेल करे। ओके, 31 मार्च 2016 को इसमें से आधे गुड्स जो अनसोल्ड थे, सॉरी आधे गुड्स आपके गोडाउन में अनसोल्ड थे, मतलब होल्डिंग कंपनी के अकाउंट से बेसिकली होल्डिंग कंपनी ने उन गुड्स में से आधे सेल कर दिए थे। इट मींस आधा प्रॉफिट उन्होंने रियलाइज कर लिया था एक्चुअल में। सो 15,000 20,000 में आपने सेल करे, अनरियलाइज प्रॉफिट जो आपने कमाया वो था 5,000 का, इसमें से हाफ जो था वो आपने रियलाइज कर लिया यानी 2,500, बाकी का जो बैलेंस बच गया अनरियलाइज प्रॉफिट का वो बच गया 2,500। अब आप इसको 2,500 का करना क्या है, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसके लिए जब आप नोट्स तैयार करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आप सबसे पहले जनरल रिजर्व दिखाएंगे, ठीक है, फिर आप उसमें प्रॉफिट दिखाएंगे, प्रॉफिट के अंदर आप होल्डिंग कंपनी का जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है वो दिखाएंगे जो कि है 90,000 रुपीज का, फिर आप इसके अंदर इन्होंने जो रेवेन्यू प्रॉफिट अर्न किया है अभी सब्सिडरी कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट में जो इनका हिस्सा आया है 22,500 वो आप इसमें ऐड करेंगे। देन उसके बाद ये जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपका है, इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को इसमें से आप डिडक्ट कर देंगे एंड देन आपकी फाइनल प्रॉफिट का बैलेंस निकल आएगा। दूसरी चीज, आप इस 2,500 रुपीज को जब आप स्टॉक की एंट्री डालेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर, वहां पे आप इन 2,500 को स्टॉक की वैल्यू में से माइनस कर देंगे। तो होल्डिंग कंपनी का और सब्सिडरी कंपनी की दोनों की जो ये इन्वेंटरी है 1,77,000 रुपीज की और 1,05,000 रुपीज, इसमें से दोनों को ऐड करेंगे आप, इनमें से 2,500 रुपीज आप डिडक्ट कर देंगे क्योंकि वो आपने एक्चुअल में कोई भी वो प्रॉफिट रियलाइज ही नहीं हुआ है, लेकिन उस अनरियलाइज प्रॉफिट की वजह से इनकी वैल्यू बढ़ के आ रही है आपकी बुक्स में, और वो वैल्यू जो बढ़ रही है वो फेक वैल्यू है, वो एक्चुअल है ही नहीं।
ठीक है, तो उसको हमें ठीक करना पड़ेगा और हम वहां से उसको डिडक्ट कर देंगे। तो ये आपकी ट्रीटमेंट होगी जब आपके पास अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स होते हैं। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एलिमिनेशन ऑफ म्यूचुअल और इंटर कंपनी ओइंग्स। कुछ इसी तरीके का है, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के बीच की आपस की ट्रांजैक्शंस होती है, जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी की डेटर या क्रेडिटर बनती है या लोन वगैरह ये एक दूसरे को देते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को कैसे डील करना है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।